हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग थॉमस ग्रे की फेमस एलिजी एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पोइम को समझना है। इसमें ऐसे टाइटल में लिखा है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी का मीनिंग क्या होता है, कंट्री और चर्चयार्ड का मीनिंग क्या होता है, ये पहले समझ लेना है। एलिजी इज ए काइंड ऑफ सोरोफुल सॉन्ग और मॉर्नफुल सॉन्ग। इसको शोक गीत कहते हैं। एलिजी मीन्स शोक गीत। और कंट्री यहाँ पे विलेज से तात्पर्य है। कंट्री मीन्स विलेज। और चर्चयार्ड मीन्स ग्रेवयार्ड, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसका टाइटल ही बहुत सीरियस है, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो जाहिर सी बात है ये पोएम जो है सीरियस ही होगी, इसको समझना है। और थॉमस ग्रे ने इसको लिखा है। एलिजी टू टाइप्स की होती हैं, एक पर्सनल एलिजी और दूसरी इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल को हम सब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं और इम्पर्सनल को ऑब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं। पर्सनल एलिजी जो अपनी लाइफ से रिलेटेड होती है, कोई दुख या कोई गीत जो अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखा हुआ है उसको हम पर्सनल बोलते हैं। और जो अपने से रिलेटेड ना होकर के दूसरे से रिलेटेड होता है उसको हम इम्पर्सनल बोलते हैं। अब पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में भी जान लिया जाए। यद्यपि बोर्ड एग्जाम में पोइट से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस समय चूँकि काफ़ी बदलाव किया गया है पैटर्न में, तो थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि यदि पोइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें, इसलिए सामान्य जानकारी के लिए इसके पोइट के बारे में भी हम लोग जान लें। थॉमस ग्रे लंदन में पैदा हुए थे 1716 में। थॉमस ग्रे वाज बॉर्न इन लंदन इन 1716। ही वाज ए पोइट, स्कॉलर and a professor at Cambridge University. He received his education in Eton and Cambridge. Thomas Gray spent most part of his life in Cambridge. ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही ये प्रोफेसर भी बने। ज़्यादातर समय इन्होंने अपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही व्यतीत किया। He started his elegy in 1745 and completed it in 1750. और ये जो हमारी प्रेजेंट एलिजी है, एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको इन्होंने लिखना शुरू किया था 1745 में और 1750 में इसको कंप्लीट किया। यानी इसको लिखने में इनको 5 इयर्स लगे थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही रिमेन्ड अ बैचलर। और ये अनमैरिड रहते, इन्होंने शादी नहीं की थी। ही डाइड ऑन 30 जुलाई 1771 और 1771 में इनकी मृत्यु हुई। ही वॉज बरीड इन द विलेज दैट इज़ एसोसिएटेड विद हिज एलिजी। और जो जिस चर्चयार्ड की बात इसमें की गई है उसी चर्चयार्ड में भी इनको जो है दफनाया भी गया था। और वैसे इनकी मदर को भी उसी में दफनाया गया था और उसका नाम था स्टॉक पोजिस, STOKEPOGES, उस चर्चयार्ड का नाम था। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। और मैंने पहले बताया था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए थे। अब उनकी पोइम्स में किस तरह की चीज़ें मिलती हैं इसके बारे में। हिज पोइम्स आर फुल ऑफ मेलोडी विद melancholy and love for common people. He wrote many odes. ओड, ODES, ओड्स, ये एक प्रकार का पोइट फॉर्म ऑफ पोइट्री राइटिंग है। जैसे लिरिक होती है, एलिजी होती है, सोनेट होती है, बैलेड होती है, ठीक उसी तरह से ओड भी एक प्रकार की गई काइंड ऑफ पोएम होती है। ही लाइक्ड म्यूजिक वेरी मच बट ही डिड नॉट लाइक मैथमेटिक्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। थॉमस ग्रे लाइक्ड म्यूजिक वेरी मच but he did not like mathematics, means he had no interest in mathematics. Ode to Spring, The Fatal Sisters, Ode on a Distant Prospect of Eton College are some of his popular elegies. ये उनकी और जो elegies हैं ये फेमस है, ओड फॉर्म में लिखी गई हैं। अब इस पोएम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लें, क्योंकि पोएम को पढ़ें तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तो हम अच्छी तरह से पोएम को समझ लेंगे। द पोइट was standing in a country churchyard at evening. शाम का समय था। पोइट गांव के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ। He was looking around the graveyard and graves. और वो जो कब्रिस्तान था उसमें चारों ओर और जो कब्रें थी उनको देख रहा था। He was full of pity for those person who were lying dead and buried in the graves. और वो उन लोगों के प्रति पूरा दया भाव रखता है जो लोग उन कब्रों में दफन कर दिए गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी उन कब्रों में दफन कर दिए गए थे। ये पोएम का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। तो आपको इसी से समझ लेना है कि एक पोइट गांव के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है
और कब्र जो हैं उनको देख रहा है, उनके अंदर जो लोग दफन किए गए उनके बारे में विचार कर रहा है, तो किस तरह के विचार उसके अंदर आ रहे होंगे। और इसमें ये जो है पोएम है ये आपके 5 स्टेंजा हैं इसमें। और थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ये ट्रांजिशनल पीरियड को बिलोंग करते हैं। थॉमस ग्रे जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो ये जो पोएम है इनकी, इसमें भी पूरा ट्रांजिशन मिलता है। अब ये ट्रांजिशन है क्या, TRANSITIONAL, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल पीरियड वो पीरियड होता है जब रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिकल एज के बीच में जो थोड़ा समय था, उस एज में ये इनकी ये पोएम लिखी हुई। तो दोनों पीरियड का इसमें मिलता है। ये रोमांटिसिज्म को भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। ROMANTICISM, रोमांटिसिज्म ये टर्म है इंग्लिश में, ये पीरियड है एक। जैसे हिंदी में आपने छायावादी युग पढ़ा है, वैसे ही रोमांटिसिज्म एक एज है यहाँ पर। और ये न्यू क्लासिकल एज है। तो इसके बीच में जैसे सुबह और जब रात खत्म होती है, सुबह होती है, तो थोड़ी देर के लिए एक ऐसा समय होता है जिसमें थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा होता है। या जब शाम होने लग जाती है तो दिन समाप्त हो रहा होता है और हल्की जो है डार्कनेस आने लग जाती है। तो उस बीच को हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो ये उसी तरह का ट्रांजिशनल पीरियड था रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिकल एज का। तो रोमांटिसिज्म में क्या था कि बहुत ज़्यादा इमेजरी का प्रयोग होता था, उसमें पिक्चर इमेजरी का खूब प्रयोग होता था। यानी जो भी पोएम लिखी जाती तो उनको पढ़ें तो एक पिक्चर जैसी क्रिएट हो जाती थी। तो इस तरह से इसमें भी आपको कुछ पैसेज में मिलेंगी जिसमें पिक्चर इमेजरी का खूब प्रयोग किया गया है। और जो न्यू क्लासिकल एज थी उसमें क्या था कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ था और पर्सोनिफिकेशन का खूब प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से इसमें हम सब चीज़ देखेंगे कि रोमांटिसिज्म और जो है न्यू क्लासिकल एज दोनों का जो है ट्रांजिशनल पीरियड का चूँकि दिखाया गया है तो वो इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो हमारे पैसेज हैं। पहले मैं आपको पोएम थोड़ा सा रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लें, क्योंकि कोई भी पोएम एक बार जब हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा उसका आइडिया हमको मिल जाता है। और 5 पैसेज हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। ये विंड नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे वाइंड है, अभी मैं बताऊंगा आपको। स्लोली ओवर द ली, क्योंकि ये वर्ब के रूप में प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए वाइंड पड़ा जाएगा। स्लोली ओवर द ली। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये जो पहली लाइन है इसमें आपका साउंड से मीनिंग निकल रहा है, तो ये ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच भी है यहाँ पर। और टॉल्स मीन्स रिंग्स और नेल मीन्स इंडिकेट। और कर्फ्यू जो है उसको बेल को बोलते हैं, घंटी को। तो चर्च में शाम के समय जो घंटी बजती है उसको उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये अभी पूरा डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होता है। पार्टिंग डे मीन्स डाइंग ऑफ डे। लोइंग हर्ड, हर्ड मीन्स होता है कैटल, लोइंग बोलते हैं जानवरों के जो आवाज़ होती है चिल्लाने की उसको। और विंड नहीं है, इसको वाइंड यहाँ पे पढ़ेंगे। वाइंड का मतलब है मूव, जाना, यहाँ चलने से तात्पर्य है। और ली मीन्स होता है ग्रास लैंड, घास का मैदान, चरागाह जिसको बोलते हैं। प्लाउमैन मीन्स फार्मर्स। होम वर्ड्स मीन्स टूवर्ड्स होम, घर की ओर। प्लॉट्स इज वेरी वे, वेरी मीन्स थके हुए कदमों से। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ट्रांसफर्ड इपीठेत, वो इसमें इस लाइन में मिलता है, ट्रांसफर्ड इपीठेत। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है, सब आसान है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट्स लीव। बीनीथ मीन्स होता है नीचे, रग्ड मीन्स होता है ओल्ड एंड रफ। एल्म्स एंड यू, एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, ये एल्म्स और यू जो है ये काइंड ऑफ ट्री है। जैसे हमारे इंडिया में जो है पीपल है, बरगद है, इसी तरह पाकड़ है, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वैसे ये काइंड ऑफ ट्री हैं। वेयर हीव्स, हीव का प्लूरल है हीव्स, टर्फ इन ए मैनी मोल्डरिंग, मोल्डरिंग मीन्स होता है उठे हुए ढेर जो हैं। ईच इन इज नैरो सेल, सेल मीन्स यहाँ पे ग्रेव के लिए प्रयोग हो रहा है। रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट्स लीव, रूड मीन्स इनोसेंट, फोर फादर्स मीन्स एंसेस्टर्स और हैमलेट मीन्स विलेज। द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉर्न, ब्रीज से बना है ब्रेजी, एयर। इंसेंस मीन्स सुगंधित, ब्रेदिंग मॉर्न यानी सुबह की सुगंधित हवा। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्वॉलो ए काइंड ऑफ बर्ड, ट्विटरिंग मीन्स चहचाना। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी घोंसला, अपने नेस्ट से। तो यहाँ पे ये जो विजुअल इमेजरी का ऑडिबल इमेजरी का प्रयोग हो रहा है, साउंड से मीनिंग निकल रहा है, इसमें भी ओनोमोटोपोइया हम कह सकते हैं। द कॉक्स श्रिल क्लारेन और द इकोइंग ऑन,
कॉक्स श्रिल क्लारिन, जो मुर्गे की आवाज़, जो मुर्गा सुबह सुबह बोलता है उसको श्रिल क्लारिन बोलते हैं। और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारियों के बिगुल की आवाज़। नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, यानी उनको उन बिस्तर से नहीं उठा सकता। अभी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। और ये दो पैसेज हमारे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, हालांकि इसका पहला वाला पैसेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, नॉर ग्रैंड्योर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्ज ऑफ द पुअर। और नेक्स्ट हमारा पैसेज है द बोस्ट ऑफ हेरल्डाई, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स लाइक द इनेविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ये दूसरे पीरियड, यानी वही ट्रांजिशनल पीरियड का दूसरा हिस्सा था, उसको दर्शाती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं। एम्बिशन, एम्बिशियस पीपल को बोलते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग। मॉक मीन्स हंसी उड़ाना। यूजफुल टॉयल, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। और होमली जॉयज मीन्स डोमेस्टिक डिलाइट। और डेस्टिनी मीन्स भाग्य। ऑब्सक्योर मीन्स होता है जो अनसर्टेन, अनक्लियर। और ग्रैंड्योर मीन्स रिच पीपल। डिसडेनफुल मीन्स हेटफुल। और एनाल्स, एनाल्स मीन्स हिस्ट्री। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, हेरल्ड्राई का मतलब होता है ऊंचे खानदान में। और बोस्ट मीन्स होता है अपनी पंप एंड शो, दिखाना, दिखावा करना, अपने खानदान का दिखावा करना। और वेल्थ, संपत्ति। अवेट्स, इंतजार करता। इनेविटेबल आवर, डेथ के लिए प्रयोग हो रहा है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और ये लास्ट लाइन हमारी। अब हम एक एक पैसेज को मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। मैंने अभी आपको पिछले बताया था कि पहली लाइन में ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, यानी साउंड से मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली लाइन है, और मैंने 1 2 3 इसमें लिखे हुए हैं, ये सब डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग हैं। मैंने आपको अभी जो बताए थे वो इसमें नीचे मैंने रेड कलर से जो लिखे हुए हैं सारे मीनिंग मैंने बताए हैं। कर्फ्यू मीन्स इवनिंग बेल ऑफ द चर्च। टॉल्स मीन्स रिंग्स, बजती है। और नेल मीन्स इंडिकेट, बताना। और पार्टिंग डे, इवनिंग टाइम, यानी दिन समाप्त होना। और हाँ, लोइंग हर्ड, लोइंग मीन्स जानवर के बोलने की आवाज़ को बोलते हैं। हर्ड मीन्स कैटल, यानी साउंड ऑफ द कैटल। और ये जो वाइंड है, वाइंड का मतलब है यहाँ पे मीन, वाइंड मीन्स मूव स्लोली ओवर द ली, ली मीन्स ग्रास लैंड। द प्लाउमैन मीन्स फार्मर्स। और होमवर्ड मीन्स टूवर्ड्स होम। प्लॉट्स मीन्स फील्ड्स। हिज वेरी वे मीन्स टायर्ड स्टेट। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea. While standing in a country churchyard, the poet hears the ringing of evening bell of the church that the day is about to die and evening has set in. कवि जो था वो चर्चयार्ड में खड़ा था शाम के समय। उसी समय उसे चर्च की घंटी सुनाई दी। तो उस घंटी ने क्या इंडिकेट किया कि अब जो है वो दिन समाप्त हो रहा है और शाम आने वाली है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो बेल बजती है तो हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह की बेल है और इसका क्या मीनिंग है। वैसे शाम के समय चर्चयार्ड में जब पोइट खड़ा हुआ था तो वो जो इवनिंग बेल बजी तो इंडिकेट हुआ कि अब दिन समाप्त हो गया है और अब शाम जो है वो आ चुकी है। तो वाइल स्टैंडिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड द पोइट हियर्स द रिंगिंग ऑफ इवनिंग बेल ऑफ द चर्च दैट द डे इज अबाउट टू डाई एंड इवनिंग हैज सेट इन। और नेक्स्ट लाइन है हमारी, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली द कैटल। अब उसने, मैंने आपको पहले बताया कि वो वहीं खड़ा है तो देख रहा है। अब थोड़ी दूर पे उसने क्या देखा, द कैटल आर रिटर्निंग होम फ्रॉम द पास्चर लैंड, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। यानी जो कैटल थे, जो जानवर थे, जो चरागाह में चरने गए हुए थे, वो अब क्या है, सब लौट रहे हैं। वहीं एक पिक्चर में आपने क्या देखा कि एक आदमी गांव के चर्चयार्ड में खड़ा हुआ है और वहीं दूर से उसी तस्वीर में दिखाया गया है कि जो जानवर चरने गए हुए थे वो पास्चर लैंड से, वो ग्रास लैंड से अब लौट करके घर की ओर आ रहे हैं। उसी पिक्चर में फिर और दूसरी चीज़, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। और प्लाउमैन मीन्स फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स थे, द फार्मर्स आफ्टर वर्किंग हार्ड
in the field the whole day is slowly walking towards their homes. किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे थे वो धीरे धीरे थके कदमों से अपने घर की ओर चल पड़े. एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और क्या फिर there will soon be darkness all around and the poet will be left alone in the darkness. अब जल्दी वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और कोई भी वहाँ पर नहीं रहेगा, केवल कभी वहाँ अकेला खड़ा रह जाएगा.